जुड़ गए होंगे। जैसे कि आप लोग हमेशा से हमें प्यार देते आए हैं, आप लोगों ने अपने इतना सारा प्यार हम पर बरसाया है, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच। और आप लोगों के डिफरेंट कमेंट्स और आप लोगों की बहुत अच्छे से जो वो कहते हैं ना अचीवमेंट्स हमारी जो है उन पे आप लोग कमेंट्स करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली इसी तरह से अपना साथ हमारे साथ बना के रखा करें, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी ऑडियंस का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप लोग हमारे साथ नहीं होंगे ना, हमारे अंदर डेली यहाँ पे मतलब एक नया टॉपिक लेकर आना, एक नया शो आपके सामने जो है प्रेजेंट करना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारी पूरी टीम इस चीज़ का वेट कर रही होती है कि आप लोगों की जो एप्रिसिएशन है वो हमें जैसे जैसे मिलती रहती है, हम बूस्टअप होते रहते हैं। आपकी जो एप्रिसिएशन है वो हमेशा करती है हमारे लिए ऑक्सीजन का काम, और वो ऑक्सीजन हमें हमेशा जो है वो प्रोवाइड आप लोगों ने करते रहना है, रुकना नहीं है भाई। ऐसे ही नई सुबह के साथ, नई सुबह की पूरी टीम के साथ, वीनस एंटरटेनमेंट की पूरी टीम के साथ आप लोगों ने अपना साथ बना के रखना है। और ये बहुत अच्छा है अगर आप साथ बना के रखेंगे ना, और अच्छा वाला साथ बना के रखेंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम अभी बात करने जा रहे हैं ना, वो टॉपिक ही यही है कि आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए। अगर आपका इखलाक अच्छा है तो आप दुनिया में बहुत अच्छे इंसान हैं। भले जो है वो आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, भले आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन अगर आपका इखलाक अच्छा है तो आप इंसान अच्छे हैं। अच्छे इखलाक का मतलब क्या होता है भाई? मतलब लोग सोचते हैं कि अच्छे इखलाक का मतलब ये होता है कि आप नेक हो, आपका सलूक दूसरों के साथ अच्छा हो, आप ना सिर्फ इंसानों के लिए अच्छाई करें बल्कि जानवरों के लिए भी अच्छाई करें। दुनिया की हर चीज़ के लिए, दुनिया की हर मखलूक के लिए आप अच्छे से अच्छे काम करें तो आपका इखलाक अच्छा है। वो कहते हैं ना, हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, अरे इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। यूँ मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, घर घर जाकर देखो कि परेशान कौन है। तो जो लोग परेशान हैं, जिन्हें आपकी ज़रूरत है, जिन्हें आपके अच्छे इखलाक की ज़रूरत है, जिन्हें आपके प्यार के दो बोल की ज़रूरत है, अच्छे इखलाक के साथ अगर आप किसी को हौसला दे देंगे ना, अगर आप उसको सिर्फ इतना ही कह देंगे कि यस आई एम हेयर, या मैं आपके साथ हूँ, या मेरी तरफ से जो भी मदद बन पड़ी मैं आपकी करूँगा या करूँगी, तो यकीन जाने कि आपकी ज़िंदगी जो है ना खुद ब खुद सुकून में आ जाएगी, खुद ब खुद सुकून में आ जाएगी। ज़िंदगी इतनी स्मूथ चलती रहेगी, ज़िंदगी इतनी खुशगवार चलती रहेगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये क्रिश्चियंस, मुस्लिम, यहूदी, हिंदू, ये सब लोग जो है ना, ये इनके पास क्या है, इनके पास एक अलग अलग इनको जो है वो बांट दिया गया है, डिफरेंट फ़िरक़ों में, डिफरेंट जो है मज़ाहिब में तफरीक कर दिया गया है। लेकिन जब ये कभी एक जगह जमा हो और इनके पास अच्छा इखलाक हो तो तभी कहा जाता है कि इंसान तो सब है ना। तो ये जो इंसानियत है ये कहाँ से आती है? अच्छे अखलाक से आती है। हमारे इस्लाम में भी इस चीज़ का दर्ज दिया गया है कि तुम में से अफजल मोमिन वो है जिसके हाथ और पैर से और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अब ये ज़ुबान से महफूज रहने वाली जो बात की गई है, क्या किया गया? हाथ पैर का तो ये कि आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, आपने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, तो ये आपने उसको हाथ से एक समझे ज़ख़म दे दिया, या मतलब अपने एक जस्टर दे दिया आपने उसको। लेकिन बात जब आती है ज़ुबान की, तो कहते हैं ना कि हाथ का दिया हुआ ज़ख़म जो है वो भर जाता है, लेकिन ज़ुबान से जो आप किसी की दिल आज़ारी करते हैं, ज़ुबान से जो है वो आप किसी के लिए बुरा कहते हैं, वो नहीं भरता, और उसे भरने में टाइम भी बहुत लगता है। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी की दिल आज़ारी ना करें। अपनी ज़ुबान को ऐसा रखें कि आपके किसी भी एक अल्फाज की वजह से भी किसी का दिल ना दुखे। किसी से भी मिलें, झुककर मिलें, अच्छे अखलाक से मिलें। आई नो कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों का बहुत गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं, बट आपको अपना पाथ सीधा रखना है, आपको अपना इखलाक अच्छा रखना है, आपको अपनी चीज़ें अच्छी रखनी है। तो मैं नहीं समझती कि अगर आप अपनी चीज़ें अच्छी रखेंगे, अपना इखलाक अच्छा रखेंगे, तो आप किसी भी मैदान में जो है वो नीचे जा सकते हैं, हमेशा से सरखुरू होंगे। ज़िंदगी में कामयाबी अगर आपको चाहिए तो आपको अच्छा इखलाक रखना बहुत ज़रूरी है। जब लोग आपको देखेंगे, जब लोग आपके सामने आपसे बात कर रहे होंगे, आप उनसे अच्छे इखलाक से बात कर रहे होंगे ना, यकीन जानिए आपकी कोई भी चीज़ उनके सामने हो, लाइक आप लोगों ने उनके लिए आपके लिए उनके दिमाग में बोला वो ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, या ये तो ऐसा है, तो वैसा है, लेकिन यकीन करें कि जब आप उनको अच्छे इखलाक से मिलेंगे ना, तो वो खुद ही आपके फ़ैन हो जाएंगे। वो कहते हैं ना उर्दू में, अगर मैं टिपिकल उर्दू में बोलूँ, खुद ही आपके गर्विदा हो जाएंगे और बोलेंगे कि यार वाह, इनका तो इखलाक बहुत अच्छा है। तो आप हमेशा हंसते मुस्कुराते मिलें। बहुत सारी परेशानियां होती हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं ज़िंदगी में। हर एक इंसान के साथ कोई ना कोई परेशानी है, हर एक इंसान के साथ कोई ना कोई टेंशन है, लेकिन कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में सिर्फ
हंसते मुस्कुराते लोगों से मिलें, जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आप सामने वाले से मिलते हुए उस पर अपना शो करेंगे, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपको जो है वो रिटर्न आएगी। न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो जो रिएक्शन है आपका वो ऐसे ही आएगा। जब आप किसी से पॉजिटिव मिलेंगे, जब आप किसी को पॉजिटिव देखेंगे, जब आप किसी से पॉजिटिव बात करेंगे, तो सामने वालों का जो रिस्पांस आपके पास वो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और पॉजिटिव एनर्जी आएंगी ना, यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी बहुत मज़े की हो जाएगी। अच्छा, इंसानियत की अज़मत किस चीज़ में है? वो है अच्छे इखलाक में। अगर आपका इखलाक अच्छा है तो आप इस दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हैं। अगर आपकी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंची है, अगर आपके किसी अल्फाज की वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंची है, तो आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। दुनिया के हर कोने में, चाहे मुख्तलिफ मज़हब हों, सकाफ़त मतलब कल्चर हो, कोई भी रिवायात हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका अच्छा इखलाक। आपकी ज़िंदगी में आपका अच्छा इखलाक होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे अखलाक की जो बुनियाद होती है ना, वो मतलब यही होती है कि अगर आपने इंसानियत के ओहदे पे कायम रहना है, अगर आपने इंसानियत को जो है वो एक सरफराज रखना है, तो आपको अच्छा इखलाक प्रेजेंट करना पड़ेगा। हमारी जो आजकल की ज़िंदगी चल रही है, कमर्शियल लाइफ जैसे कह लें कि हम सब एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं, नेटवर्किंग है। आपको किसी ने कॉल की, आपने उसकी कॉल उठाने के बाद उससे अगर अच्छे अखलाक से बात की, सलाम दुआ की, भले आप उसको नहीं जानते हो, भले आप आज से पहले उससे ना मिले हो, लेकिन अगर आपने अपना अखलाक अच्छा रखा तो आप यकीनन उस पर आपका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा कि इनका तो बहुत अच्छा अखलाक है, बहुत डाउन। हम अक्सर सुनते हैं ना ये वर्ड, लोग बोलते हैं फला आर्टिस्ट बहुत डाउन टू अर्थ है, वो बंदी बहुत डाउन टू अर्थ है, वो इंसान बहुत डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ का मतलब भी क्या है कि उसके अंदर आजिज़ी है, उसके अंदर इनकिसारी है, उसके अंदर अच्छा अखलाक है। वो जब भी किसी से मिलता है या जब भी किसी से मिलती है, बहुत आजिज़ी से मिलती है, बहुत इनकिसारी से मिलती है, और उन सामने वालों को ज़रा भी फील नहीं होने देती कि वो कोई मतलब चीज़ है, या वैसे ही मतलब कि वो कोई काम करती है, वो कोई काम करता है, वो किसी ओहदे पे फाइज है। तो ज़िंदगी में जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, कोशिश यही करें कि अपनी ज़िंदगी में अच्छा इखलाक शामिल रखें, अपने ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, अपनी ज़बान से किसी को जो है किसी की दिल आज़ारी ना करें, क्योंकि जब वो उस वक्त तो शायद कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जो उसके दिल से निकलेगी ना, वो फिर जाएगी अर्श तक। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे बहुत सारे और मेहमान हैं हमारे पास, जिनसे आज बहुत स्पेसिफिक टॉपिक पे बात होने वाली है। चीज़ें हमने अपने शो में ऐड ऑन की हैं। आई होप कि आप तमाम लोगों ने ज़रूर इन्जॉय करते होंगे, और मज़ीद हमारे शो में क्या देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा हमें। हमारे शो में आप हमारे साथ कनेक्टेड भी रह सकते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना है। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह विद नुदरत में। आई होप कि अभी जो इंट्रो में मेरी और आपकी बातचीत हुई होगी, उसको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखा होगा कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अमल दखल है आपके अच्छे इखलाक का। अगर आपका इखलाक अच्छा है, अगर आप लोगों से हंस के बात कर रहे हैं, अगर आप कि किसी भी वर्ड की वजह से, किसी भी एक छोटी सी चीज़ की वजह से भी लोगों की दिल आज़ारी नहीं हो रही है, तो यकीनन आप एक बहुत अजीम इंसान हैं। और ये हमें बालातर करता है किसी भी चीज़ से कि इंसान होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे हम किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे हम किसी भी कम्युनिटी से रिलेट करते हो, लेकिन अगर हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो हमें अपना इखलाक अच्छा रखना पड़ेगा। नई सुबह के स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया बहुत खूबसूरत सी पर्सनालिटीज़ ने, क्योंकि उनसे बहुत सारी ऐसी बातें हमने करनी है जो हमारे देखने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। मैं हमेशा से, मेरी पूरी टीम की कोशिश होती है कि नई सुबह में आप लोगों के सामने उन लोगों को प्रेजेंट किया जाए जो लोग वाकई काम कर रहे हैं, जो लोग जिन्होंने टाइम दिया है अपना किसी भी फील्ड को, उनकी अपनी रेलिवेंट फील्ड को, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लॉयल होकर काम किया है और एक ही जगह पर जो है वो अपनी कंसंट्रेशन सारी रख के काम किया है। और मैं हमेशा 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 उन लोगों के लिए बात करती हूँ, भाई वो लोग जो सिर्फ लोगों पर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उठो, घर से बाहर निकलो, काम करो, काम करके दिखाओ, काम से हराओ लोगों को, ना सिर्फ अपने नेगेटिव कमेंट से और ना सिर्फ अपनी नेगेटिव बातों से, बल्कि वो लोग जो कि ग्राउंड रियलिटी पे आके काम कर रहे होते हैं, उन लोगों को हमेशा
अप्रिशिएट करना चाहिए, उन लोगों की हमेशा बात करनी चाहिए, उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए और उन लोगों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। आज मैं बहुत ज़्यादा ऑनर फील कर रही हूँ। ऑन माई राइट हैंड साइड जिनका मैं इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ, एक बहुत बड़ा नाम आप तमाम लोगों ने सुना होगा, आप तमाम लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, हनीफिया फूड्स। हम लोग जो है वो अक्सर कहीं भी आते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो एक क्लिक करता है हमें ना फ़ौरन के, यार मतलब यहाँ का ये हंटर बीफ और हंटर, मतलब वो एक हंटर वाला जो आपके दिमाग में वर्ड आता है ना, वो यहीं से रिलेट करता है। तो आज नई सुबह के सेट को रौनक बख्शी है चेयरमैन हनीफिया फूड मोहम्मद सईद कुरैशी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, नई सुबह में वेलकम कहती हूं आपको। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत सारी बातें करनी है अभी मैंने आपसे, बहुत सारे सवालात हैं जो आपसे करने हैं। साथ ही साथ सईद साहब के बराबर में एक ऐसा यंग टैलेंट, क्योंकि हमेशा से हम ये कहते हैं कि वीनस एंटरटेनमेंट के दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। अगर आप में कोई टैलेंट है, आप अपने टैलेंट को शोकास करना चाहते हैं, तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए। हम आपको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे, हम आप जितना हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे, क्योंकि नई सोच है, नया आगाज़ है। तो आज नई सुबह के स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमें एक बहुत इमर्जिंग टैलेंट ने, जो कि बहुत अच्छा गाते हैं, पिछले 7 से 8 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हैं, अपनी रेलेवेंट फील्ड में जो है वो सीख भी रहे हैं, यानी कि सिंगिंग को सीख भी रहे हैं और आगे डिफरेंट जगहों पे जो है वो उसे परस्यू भी कर रहे हैं। शहीर ने, अस्सलाम वालेकुम शहीर, वेलकम टू नई सुबह। कैसे हैं आप? बहुत सारे गाने सुनने हैं हमने आपसे, बहुत सारी बातें भी करनी है, बट अब और भी कुछ गेस्ट हैं हमारे साथ जिनका इंट्रोडक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पे जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो शायद लोग समझते हैं कि यार अब ये टॉपिक जो है ना वो बड़े बोर होने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बोर टॉपिक्स होते हैं ना वो और ज़्यादा मज़े के होते हैं, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का आपको नहीं पता होगा ना, मैं आप ऑडियंस की बात कर रही हूँ, जब वो चीज़ आप सुनेंगे और वो चीज़ आप सीखेंगे ना, तो आप में कुछ नया करने की जुस्तजू जागेगी। आप सोचेंगे कि अच्छा ये दिस इज़ समथिंग जो कि हमें नहीं पता था और आज पता चला है। तो मैं कोशिश करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म से हमेशा आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो, आप लोगों के वो सवालात क्लियर हों जो कि आज तक आप लोगों के दिमाग में शायद घूम ही रहे हो, लेकिन आपको कोई परफेक्ट बंदा नहीं मिला हो जो जिसने आपको उन सवालों के जवाब जो है वो परफेक्ट तरीके से बताए हो। चलो बंदा भी मिल गया हो, लेकिन उसने उस तरह से एलैबोरेट ना किए हो। तो अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करूं कि आप तमाम लोग हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। आप लाइव कॉल कर सकते हैं हमें, अगर आपके कोई भी सवालात हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो हमसे कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ज़रूर हमारे गेस्ट से कि वो आपके तमाम तर सवालों के जवाब दें। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए नहीं सबके लिए, लेकिन पाकिस्तान में ज़रा एजुकेशन का जो निज़ाम है, अगर मैं समझती हूँ कि वो बेहतर नहीं है तो वो बदतर है। वो बदतर इसलिए कि बहुत सारी जगहों पे हमारे पास लैकनेस है। हमारे पास हर लॉ है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमें सब पता है, हमें सारी नॉलेज है, बट हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमारे जो है वो गवर्नमेंट लेवल पर या हमारे जो है वो बहुत सारी ऐसी जगहें, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि एजुकेशन तो आपकी बेस है। मैं हमेशा बात करती हूँ, जब तक A to Z नहीं सीखेंगे तब तक कोई सेंटेंस नहीं बना सकते आप। तो बेसिक आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। एक ऐसे टॉपिक को हम आज अपने शो में छेड़ने जा रहे हैं, तो मैंने फिर बोला ना कि आप लोग सब बोलेंगे यार बड़ा बोर टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस फील्ड का इंतखाब करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो एजुकेशन पे बात करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कोशिश ये करते हैं कि जो स्ट्रगल्स उन्होंने ज़िंदगी में किए हैं या जो चीज़ें उन्होंने फ़ेस की हैं ज़िंदगी में, वो आगे आने वाले स्टूडेंट्स ना फेस करें। तभी वो आगे बढ़ते हैं, तभी वो एक मकाम बनाते हैं, तभी वो एक इदारा बनाते हैं, तभी वो अपने आप को आगे लेकर चलते हैं, ताकि उनके थ्रू, उनके रेफरेंस से या उनकी गाइडेंस में लोग, बच्चे अच्छा पढ़ सकें, अच्छी तालीम हासिल कर सकें, अच्छी तरह से अपने करियर को परस्यू कर सकें और अच्छी तरह से माशरे में अपना एक मकाम बना सकें। 2013 से हमारे पास एजुकेशन से वो मुंसलिक हैं। CA के अलावा डिफरेंट टॉपिक्स पर भी लेक्चर्स देते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उवैस कासमानी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बहुत सारी बातें होने वाली, जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग समझेंगे बोर टॉपिक है CA बेसिकली, लेकिन हम इस पर बात करेंगे और बहुत सारे सवालात करेंगे। उवैस कासमानी के साथ एक और पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में, वो भी एजुकेशनिस्ट हैं। अकाउंटिंग और टैक्सेशन के शोबे से उनका ताल्लुक है। सबसे बड़ी बात, आजकल एक बड़ा वो वायरल एक ट्रेंड है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा, कि अरशद नदीम ने जो है वो गोल्ड मेडल विन किया है पाकिस्तान के लिए। तो भाई एक और गोल्ड मेडलिस्ट हमारे पास इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं, जिनसे मैं अब आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ। मुर्तज़ा कायद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। वेलकम। और आपने आने के लिए मतलब टाइम निकाला, बिकॉज एजुकेशनिस्ट जो होते हैं ना वो बड़े मुश्किल से सुबह टाइम निकालते हैं, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना भी होता है, लेकिन आप लोग आए, थैंक यू सो वेरी मच। सर, सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ेंगे। हनीफिया फूड एक बड़ा नाम,
हम लोग भी, मैंने जैसे बताया कि हम भी कहीं जाते हैं बाहर आते रहते हैं तो हमें बहुत एक वो होता है कि यार हाँ हंटर बीफ खाएंगे। अच्छा, आपके खानों में ना हर लफ्ज़ के साथ हंटर लगता है, हंटर बीफ, हंटर बर्गर। सबसे पहले तो इसका जवाब दे दें आवाम को हमारे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और ये तो सब अल्लाह ताला की तरफ से है बेशक। और इसमें हमारे कोई वो नहीं है। और मुझे आज खुशी है कि मेरे साथ इतने अच्छे और अहम जो है ना वो मेहमान बैठे हुए हैं। एक्चुअली हंटर का मतलब ये है कि तो हमारी हिस्ट्री ये है कि जब सफारी जो शिकारी लोग शिकार के लिए जाते थे तो वहाँ कई कई दिन जो है ना वो जंगलों में गुजारते थे, समझे ना, सफारी करने के लिए। अब वो होता क्या था कि उस मीट को प्रिजर्व करते थे वो। ठीक है। अच्छा, उस मीट को प्रिजर्व करने का जो तरीक़ेकार है वो ये होता था कि नमक और कुछ मसाले मिला के ना गोश्त के ऊपर जब लगा देते थे तो वो जो है ड्राई मीट हो जाता था, जैसे आजकल फ्रोज़न मीट है, फ्रोजन मीट, ड्राई मीट हो जाता। अब जब ड्राई मीट हो गया एकदम वो खुश्क हो गया, वो फिर ऐसे करते थे कि एक रस्सी, अभी भी आजकल अफ्रीका में आपने देखा होगा लोग, यहाँ बांग्लादेश में भी लोग रस्सी लगा के सूखी हुई मछली और सूखी हुई चीज़, क्योंकि जब आपने उसका एक दफ़ा पानी को खुश्क कर लिया ना, सुखा दिया ना, तो वो अब आपके लिए ड्यूरेबल हो गया, यानी कि आगे जाके वो इस्तेमाल करने के काबिल हो गया। तो इसी तरीके से वो फिर अपने बैग में वो चीज़ जो भी शिकार किया हुआ परिंदा या शिकार किया हुआ टिक्का रखते थे। अब क्या वो कहीं भी गए उन्होंने वो माचिस जलाई या वो आग जलाई और उस पर उसको भुना और उसको खा लिया, तो इसको शिकारी टिक्का कहते हैं। तो वही ये सेम प्रोसेस जी हाँ। तो इसी के लिए जो इसको शिकार जो हंटर बीफ जो कहलाता है ना वो इसीलिए कहलाता है कि ये वही रेसिपी चली आ रही है। अच्छा जी, तो ये आज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा भाई, हंटर बीफ, हंटर बर्गर ये किस वजह से जो है वो एक स्पेशलिटी है और ये एक अलग चीज़ है ना, जब कुछ अलग दिखेगा, कुछ अलग सुनाई देगा तो फिर लोग यकीनन अट्रैक्ट करेंगे। वैसे मुझे ये बताइए कि इंटरनेशनल रिलेशंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया आपने, जब पाकिस्तान में तो ये समझा जाता है कि अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर किया है तो या तो फिर आप चले जाएंगे मीडिया लाइन में या सहाफ़त वाली लाइन में, या फिर आप CSS करके फ़ौरन चले जाएंगे। तो लेकिन आपने एजुकेशन वाला जो है वो शोबा उसको सिलेक्ट किया, ये क्यों हुआ? अच्छा, इसमें ना मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ का है। सही है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्विट किया था कुछ रीजंस की वजह से, फिर उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसके बाद फिर मैंने MBA किया मार्केटिंग में। तो जब मुझे मौका मिला कि मैं अपना प्रोफेशन या अपना करियर को परस्यू करूं तो आई डिसाइडेड कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक पोटेंशियल है जो कि स्टूडेंट्स को बताया नहीं जाता, और अगर बताया जाता है तो वो पूरा पोटेंशियल नहीं तरीके से बताया जाता, वो समझाया ही नहीं जाता, नए तरीके से समझाया जाता। तो जब मैंने ये दोनों क्वालिफिकेशंस हासिल कर ली, सो आई डिसाइडेड कि मैं एजुकेशन फील्ड में आऊँ। और एजुकेशन फील्ड में भी आने के बाद आपको पता है कि बहुत सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे होते हैं, कुछ के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ के पोटेंशियल बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि कोई क्वालिफिकेशन ख़राब है या कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है, होता ये है कि वक्त के साथ साथ वैल्यू डीवैल्यू कर जाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कि बहुत सालों से चल रही है, उसका आगे भी प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को ले लेता हूँ कि आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि उनको गाइड करना है, काउंसिल करना है टुवर्ड्स अ ब्राइट प्रोफेशन, प्रॉपर गाइड करना। एग्जैक्टली। अब बात पता है क्या होती है कि हम बच्चों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं किसी भी क्वालिफिकेशन की तरफ उसके बेनिफिट्स बता के, लेकिन अगर हम उनको गाइड करें कि किस तरीके से हार्डशिप्स को फेस करते हुए इस क्वालिफिकेशन को परस्यू किया जाए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको पता चलता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के रिलेशन, उनके डायनामिक्स, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से, वो भी पाकिस्तान के। ठीक है, कि पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ग्लोबली बहुत हाई रैंक करते हैं। मतलब अगर आप बात करें कि टॉप 5 में तो उसमें पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंट नज़र आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप अब्रॉड जाते हैं, ओवरसीज़ जाते हैं और वहाँ पे अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो आई बिलीव कि इस क्वालिफिकेशन में वो पोटेंशियल है और बच्चों को ये बात पता चल जाए और ये पता चल जाए किस तरीके से परस्यू करना है तो आई बिलीव एक सोल्यूशन मिल जाएगा। और अभी हमारा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो सोल्यूशंस की तरफ होना चाहिए, ना कि लोगों पे या प्रॉब्लम्स पे। एग्जैक्टली ऐसे तो जैसे कि आपने बात की तो इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं मुर्तज़ा आपसे कि एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए स्टूडेंट में क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि उसे एक अच्छा CA स्टूडेंट बना सके? देखें, बेसिकली एक स्टूडेंट एक अच्छा CA या एक फर्स्ट गो में या मिनिमम टाइम के अंदर अपना CA क्लियर करे, इस हवाले से मैं अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे से डिस्कस करता हूँ कि मैं इस फील्ड में किस तरह से आया और मैंने इस फील्ड में किस तरीके से एक्सेल किया। मेरा बैकग्राउंड कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल बैकग्राउंड नहीं था। एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की, प्री साइंस में, प्री इंजीनियरिंग में मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। आई वॉज प्लानिंग के प्री इंजीनियरिंग के बाद मैंने कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी और अपना करियर अकॉर्डिंगली परस्यू करना है।
लेकिन इस ड्यूरेशन के अंदर किसी ने मेरा तारुफ करवाया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी एक क्वालिफिकेशन है, एक प्रोफेशन है जिसको आप परस्यू कर सकते हो। तो बिफोर ज्वाइनिंग द सीए मुझे सीए के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है, कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है, क्या बेनिफिट्स है, क्या कौन सा है। जब मैंने पहली बार बैक इन 2011-2012 सीए का एक काउंसलिंग सेशन अटेंड किया तो वो मेरे लिए समझ लें कि एक नई डायरेक्शन, एक नया डायमेंशन मेरे लिए खुल गया कि यार एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2011 की। अभी भी मैं बहुत सारे नए पेरेंट्स से या नए स्टूडेंट्स की जब काउंसलिंग वगैरह करता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे मुलाकात करते हैं जिनको सी के बारे में पता ही नहीं होता। Exactly. हाँ, रिश्तेदारों में या किसी दूर के दोस्त से सुना होता है कि मुश्किल होता है, होता नहीं है और आपके बाल झड़ जाते हैं, लेकिन सही मानों में किसी को सही पता तो उसकी मैं समझता हूँ कि मैं आपके सामने एग्जांपल बैठा हूँ कि मेरे सर पे बाल भी है और मैंने सीए किया हुआ भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, इंजीनियरिंग के बाद जब मैंने सीए ज्वाइन किया तो इनिशियली ऑब्वियसली कि चूँकि हमारा माशरा कुछ इस तरह का है कि हम नेगेटिविटी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे याद है कि हर स्टेज पे, हर पेपर के दरमियान मुझे लोगों से इतनी नेगेटिव वाइब्स आती थी और हर स्टेज पे मैं ये सोच रहा होता था कि अब मेरा कोई खुदा ना खास्ता पेपर रुक जाएगा ना तो मैं सीए ड्रॉप कर दूंगा और किसी और चीज़ में अपना करियर परस्यू करूँगा। एक प्रेशर, एक नेगेटिविटी अट्रैक्ट की हुई थी। लेकिन अल्लाह का करना ऐसे हुआ कि एक के बाद एक करते करते सारे पेपर्स 1 गो में क्लियर हो गए और साथ साथ अल्लाह ताला ने 2 पेपर्स के अंदर थ्रू आउट पाकिस्तान पोजीशंस भी अचीव करवाई, मेरिट सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल भी अचीव करवाए। उसके बाद जब सीए अपना कंप्लीट करने के बाद मैं अपने प्रोफेशनल करियर में और टीचिंग के फील्ड में एसोसिएट हुआ, तब पिछले 7-8 सालों से 9 सालों से मुझसे डिफरेंट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आके पूछते हैं कि हमारे बच्चे को सीए करवाना है तो इसमें क्या ऐसी खुसूसियात होनी चाहिए, जैसे कि आपने सवाल किया। देखिए, एक सीए के स्टूडेंट के अंदर बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए। उसकी एनालिटिकल स्किल्स भी कमाल की होनी चाहिए, उसकी अंग्रेज़ी, उसकी ड्राफ्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी अटेंशन टू डिटेल्स भी होनी चाहिए, उसकी मेमोरी भी कुछ हद तक अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप में आज नहीं है तो आप उसे ज़िंदगी भर अचीव नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें अगर आज एक स्टूडेंट में नहीं भी है तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ सीखी जा सकती है, वक्त के साथ साथ आ सकती है। 2 चीज़ें हैं जो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ऊपर मार्क करता हूँ कि कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग और आप अपनी मेहनत के साथ साथ कंसिस्टेंट भी हो, फॉर एग्जाम्पल मेहनत करते हो लेकिन कुछ अर्सा करते हो फिर डिमोटिवेट जाते हो, नहीं, आपको मेहनत भी करनी है और कंसिस्टेंसी भी अपने साथ मेंटेन रखनी है, तो आप इस जर्नी को अच्छे से फ्लरिश भी करोगे, कम अटैम्प्ट में कम से कम टाइम के अंदर से क्वालिफाई भी करोगे। और जो मैंने बाकी स्किल्स की बात की कि आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी अटेंशन टू डिटेल्स के ऊपर काम करना है, आपने एनालिटिकली अपने आप को साउंड रखना है, आपकी मेमोरी भी कुछ हद तक, ये सारी वो चीज़ें कि जब आप किसी भी फील्ड, चाहे वो सीए हो या कोई भी हो, आप वक्त के साथ साथ सीख जाते हो। तो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, बस ये 2 चीज़ें किसी भी फील्ड के लिए जरूरी है। किसी भी फील्ड के लिए जरूरी है कि अगर आप किसी भी फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी फील्ड के साथ लॉयल भी रह सकें, आप उस पर जो है वो कॉन्सेंट्रेट भी कर सकें और आप मज़ीद ज़िंदगी में ना आगे बढ़ सकें अपनी उस फील्ड में और कुछ अलग कर सकें, जैसे कि मुर्तज़ा आपने किया। ये बताइए, ये जो गोल्ड मेडल आपने माशाल्लाह से हासिल किया है, इसकी थोड़ी सी जर्नी हमसे प्लीज़ शेयर कीजिए। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने सीए ज्वाइन किया और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक इंटरमीडिएट बैकग्राउंड, प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, तो सीए में इन टोटलिटी आज तो पेपर्स की तादाद कम है, लेकिन जिस वक्त मैंने कंप्लीट किया उस वक्त टोटल 21 पेपर हुआ करते थे। 21 पेपर्स? 21 पेपर हुआ करते थे और हमें मॉड्यूलर सिस्टम में हर 6-6 महीने में 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर करके पेपर्स क्लियर करने होते थे। तो हर मॉड्यूल या हर एग्ज़ाम मेरे लिए सर्वाइवल होता था। मतलब मेरी कोशिश होती थी कि किसी तरह बस ये सब्जेक्ट पास हो जाए, मेरे लिए बहुत है। पोजीशन लाना या टॉप रैंकिंग में आना तो कभी सोचा ही नहीं था। बस हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते वक्त, हर सब्जेक्ट को तैयार करते वक्त यही ऑब्जेक्टिव होता था कि क्या कहते हैं, किसी तरह से ये सब्जेक्ट 1 गो में फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाए। हाँ, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, आप किन लोगों में बैठते हो, आपकी सोहबत की, आप किन लोगों को अपना मेंटोर बनाते हो। हमारे यहाँ जनरली मेंटोरिंग और गाइडेंस को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि हमारे माशरे में आप जनरली ये देखें ना तो मशवरा मुफ्त है। हर बंदा जो कि बैकग्राउंड नॉलेज रखता है नहीं रखता, मशवरा मुफ्त में दे रहा होता है। आपकी तबीयत खराब है, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार फ्री में मशवरा देंगे। सियासत पे बात करवानी, क्रिकेट पे बात करवानी, मशवरा हर कोई दे रहा होता है, जबकि उसको कुछ पता जबकि उसको नहीं पता होता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सी में आने से पहले और सी में आने के बाद किन लोगों से मशवरा लेते हैं, क्या वो इस फील्ड के हैं। तो बस मैं समझता हूँ कि मेरे टीचर्स, मेरे मेंटोर्स, मेरे जो सराउंडिंग के लोग थे, उन्होंने मुझे इतना प्रॉपर्ली गाइड किया कि जिस चीज़ को मैं सर्वाइवल समझता था, अल्लाह ताला की बदौलत, अपने टीचर्स की मेहनत की वजह से मैंने समझ लिया कि 2 सब्जेक्ट्स के अंदर पोजीशन हासिल की। क्या बात है। और वाकई मैं हमेशा से बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने पाकिस्तान के लोगों की अचीवमेंट बताते हुए कि दिस इज़ पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान है। ऐसा नहीं है भाई, बहुत हमारे लोग बोलते हैं पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर आप खुद करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है, जैसे कि मुर्तज़ा ने किया और भी हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। मुझे ये बताइए, अब जब क्योंकि हनीफिया फूड्स
उसकी बात चल रही है। अच्छा मैं आप मुझे अलाउ करती कि मैं सर से एक आधा सवाल पूछ लूं? अरे प्लीज प्लीज। पहले तो ये बताइए, माशाल्लाह हमारे मुल्क में बच्चियाँ यानी जो फीमेल्स हैं वो इतना टॉप क्यों करती हैं और लड़के जो इतना पीछे क्यों रह जाते हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, एक फैक्टर किसी भी चीज़ के पीछे एक फैक्टर तो नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं काउंट कर सकूँ, एक दो फैक्टर ये होते हैं कि एक अपब्रिंगिंग होती है, सही है। उसमें ये होता है कि जब लड़कों को हम नर्चर कर रहे होते हैं, उनकी तालीम और तरबियत पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा जो है वो कुशन दिया जाता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाती है फ्रीडम दिया लड़कियों को, एग्जैक्टली। और लड़कियों के पास वो फ्रीडम थोड़ी सी कम होती है, तो उनकी नेचर में ना कंपैटिटिवनेस थोड़ी सी कि मुझे प्रूव करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो आई बिलीव वो नेचर बचपन से ही हम देख रहे होते हैं कि उनकी राइटिंग, उनकी ड्राफ्टिंग स्किल्स, उनकी अटेंशन टू डिटेल, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड हो जाती है। जैसे कि सर ने बात की कि स्किल ना कभी भी सीखी जा सकती है। हम लड़कों को जब ऐसी कोई मुश्किल क्वालिफिकेशन में जाते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमें भी कंपैटिटिवनेस चाहिए। तो एट दैट टाइम हम अपनी चीज़ों को उस टाइम पे बेहतर करना शुरू करते हैं। तो आप एकेडमिकली देखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी में लड़कियों की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, उनकी ड्राइंग्स बहुत अच्छी होती है, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, स्पोर्ट्स में वो अच्छा कर रही होती है, एकेडमिक में अच्छा कर रही होती है। तो ये वजह है कि लड़कियां जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आई बिलीव एक अच्छी बात भी है, सही है। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि लड़कों को भी उतना प्रेशराइज करना चाहिए, उतना ज़्यादा उनको भी टफ टाइम देना चाहिए कि वो भी बिल्कुल इनिशियल स्टेज से क्या करें कि वो कंपैटिटिव लेकर आएँ, और आई बिलीव फिर एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। अच्छा, एक और बच्चों के साथ मसला होता है, वो ये होता है कि लड़का जब शुरू से होता है ना, उसके दिमाग में एक चीज़ होती है कि मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ कमाना है, और बच्चियों को तो ये होता है मैंने दुल्हन बननी है। यानी ये सर उनके दिमाग में नहीं होता, ये हमारा मतलब यानी कि हमें ये होता है भाई मेरी बेटी है, उसकी मैंने शादी करनी है, उसको अपने घर जाना है। और जो लड़का होता है वो शुरू से उसके जहन में अच्छा, एक चीज़ और मैं पेरेंट्स को बताता हूँ, जैसे अपने जो बच्चा है आपका, बेटा या बेटी है, पहले ये देखना चाहिए कि वो उसका जहन किस तरफ है। अब वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, आप कह रहे नहीं आप जो है ना वो MBA करो, हमारा इतना बड़ा कारोबार है, उसको कौन संभालेगा, ये करेगा। अब उसका जहन डॉक्टर बनने का, सुन लो बच्चों, सुन लो सारे बच्चों, सुन लो, आज आप लोग के मतलब की बात हो रही है। कई जी मैं खुद मेरे अपने फैमिलीज के अंदर कहीं ऐसा हुआ कि भाई अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है तो आप उसको डॉक्टर बनाए, चाहिए जाए कि आपको नहीं जी आप जिस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट हो आप वो कराए ना, बच्चा आगे जाना चाहता है, जिस चीज में आना चाहे और वो उसी में जा सकता है बिल्कुल। और उसका दिमाग, उसकी तमाम तो सलाहियतें जो है ना वो उसी चीज़ में जाएंगी जो उसने अपने आप को फोकस कर लिया। बहुत से बच्चे कहते हैं मैं पायलट बनना है, जैसे तो एक होता है तो बच्चों का एक शौक होता है। अच्छा, वो हालात और वाक़यात कुछ ऐसे होते हैं कि लड़के तो बेचारे खुद ही सब अपने जो है ना वो अंदर ही अंदर जो है वो अपनी जो एहसासात हैं या जो अपनी ख्वाहिशात है वो लेके दब जाते हैं। ऐसा होता है? जी जी। अच्छा, मैं हमेशा से लेकिन बात करती हूँ कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, औरत को हमने एक मजलूम कटहरे में खड़ा कर दिया है कि भाई सारा जो है वो सब बिल्कुल जालिम हो गए मर्द। भाई ऐसा नहीं है, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। हर इंसान, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हैं, दैट डजेंट मीन कि आप हर एक को एक ही तराजू में तोलें या आप हर एक को एक ही नज़र से देखें, एक ही पर्सपेक्टिव से देखें, ऐसा नहीं है। 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप कोशिश करें, दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, हर एक के अंदर ऐब है, हर एक के अंदर खामियां हैं। कोशिश करें कि उसकी अच्छाइयों को याद रखें हमेशा, खामियों को ना याद रखें, वो चीज़ देखें जो पॉजिटिव है। नेगेटिव तो वही जैसे आपने भी बात की कि नेगेटिव चीज़ें हमारी बहुत जल्दी वायरल होती हैं। अभी कोई भी एक एजुकेशन के टॉपिक पे हम बैठ के प्रॉपर वीडियो बनाएं, उसमें इतनी इंपॉर्टेंट बातें हों कि आपकी सोच होगी, मतलब अगर सुनने वाले जो लोग हों, जो स्टूडेंट्स हों, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत हो, उसमें इतनी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, लेकिन क्या व्यूज़ आएंगे, बस 50,000 आ गए, 40,000, वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। और अभी आप लगा लें कोई एक वायरल वीडियो और उस पर आप देखें मिलियन में आप हिट कर जाएंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग एज अ कंज्यूमर, हमारे जो कंजम्पशन है वो है ही इस तरीके से, हमारा कंजम्पशन पैटर्न इस तरीके से कि जो चीज़ नेगेटिव होती है या जिस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं होता, इवन नुकसान हो रहा होता है, टाइम वेस्ट होता है, आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे होते हैं, तो हम उस पे ज़्यादा, उस चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहेंगे जिसमें आपका फ़ायदा है, जिसमें लगता है कि आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। उस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, उस चीज़ को हम थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं कि चलो बाद में लेट्स से अगर कोई संडे को इवेंट है और वो बड़ा फ़ायदेमंद है तो थोड़ा सो लेते हैं, लेकिन अगर संडे को पिकनिक होगी तो हम फौरन से रेडी हो जाएंगे। एग्जैक्टली, ये चीज़, ये माइंडसेट बहुत सारे लोगों में चेंज होने की ज़रूरत है। शहीर, अभी हमारा माइंडसेट चेंज करें आप अच्छा सा गाना सुना के।
ठीक है ना, हम वेट कर रहे हैं कि आप हमें कब से मतलब खामोश बैठे हैं, आप हमारी बातें सुन रहे हैं। अब क्योंकि हम थोड़े से सीरियस टॉपिक पे बात करें सारे, जो बहुत ज़रूरी है, तो अब थोड़ा सा हमारा मूड लाइट होना भी ज़रूरी है। तो शहीर का गाना सुनते हैं, शहीर का गाना ऐड करेंगे हम अपने शो में और आप तमाम लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि बेसिकली अहमद जानज़ेब इज़ अ लेजेंड हिमसेल्फ, और उन्होंने बहुत टाइम बाद फील्ड में कम बैक किया और ऐसा कमबैक किया, देख लो भाई, ये पाकिस्तान का म्यूज़िक है, ये पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री और ये पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं। मैं हमेशा बात करती हूँ, कोई भी फील्ड हो, चाहे कॉमेडी की फील्ड हो, चाहे सिंगिंग की फील्ड हो, चाहे एक्टिंग की फील्ड हो, हमारे लेजेंड्स को सिर्फ तब पूछा जाता है जब वो या तो इस दुनिया में नहीं रहते या फिर वो एकदम से कोई स्कोर अचीव कर लेते हैं, बस। उसके अलावा जब वो उनकी बीच की ज़िंदगी होती है ना, जब वो कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जब उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, तब उनको कोई याद नहीं रखता कि ये हमारे लेजेंड आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को अपना टाइम दिया है, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को जो है वो अपनी ज़िंदगी दे दी है यार। मतलब वो लोग, पुराने लोग जो काम कर रहे हैं, जो वाकई मेहनत कर रहे थे, जो कंटेंट बनाते थे, उनको आपने कहाँ उठा के फेंक दिया पीछे। आज आप देख लें, जिनके पास ना कोई टैलेंट है, ना कोई उनकी जो है वो कोई हिस्ट्री है कंटेंट की, वो बस रेडी होना है, उन्होंने कैमरे के सामने खड़े होना है, वीडियोस बनानी है, डालना है। हमारी आवाम, पता नहीं कि आवाम को क्या हो गया है, मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं भाई, बिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं भाई। उन लोगों को देखो जो कंटेंट बना रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए चीज़ें सोच रहे हैं, जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया हिमसेल्फ बहुत एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर उसे अच्छी तरह से यूज़ करें ना, अगर आप उसे पॉजिटिव यूज़ करें, तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। सर मुझे ये बताएं, हम हर चीज़ पूछते हैं कि कामयाबी, हर चीज़ का कोई ना कोई कामयाबी का राज होता है, तो हनीफिया फूड्स की कामयाबी का क्या राज है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस वक्त 4th जनरेशन जो है इसको रन कर रही है, माशाल्लाह। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया 1889 इन शिमला ना, तो जिसे उर्दू में कहते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने से ना, जी जी। तो जाहिर है कि कोई भी फील्ड ले लीजिए, चाहे एजुकेशन की हो या बिज़नेस की हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है ईमानदारी के साथ आदमी अगर कोई अपने बिज़नेस को और उसमें दिलचस्पी ले, यानी एक शौक़ है, यानी कोई किसी, अभी मैंने आपसे कहा ना कि अगर बच्चे जो हैं, अगर वो कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो शौक़ से करेगा। अब हमारे यहाँ माशाल्लाह बच्चा जब आँख खोलता है तो वो यही देखता है, अब्बा कहाँ जा रहे हैं, मुझे फलानी जगह जा रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं जी, मसाले बना रहे हैं, अम्मी क्या कर रही है, मसाले बना के दे रही हैं। तो ज़ाहिर है माशाल्लाह माशाल्लाह जिद्दी पुश्ती, ये सारी चीज़ सीना पे सीना चलती चली आई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक पैगाम सबको दूंगा, एक्चुअली खाने पीने की फील्ड ऐसी है, आजकल लोग समझते हैं कि भाई बहुत इजी अर्निंग है, पैसा नज़र आता है, वो यार फलाने रेस्टोरेंट पे गया, आधा घंटे की जनाबली वेटिंग और ये और वो जो कर रहा होता है उससे तो पूछो भाई, बिल्कुल सही बात है, उसके दिल पे क्या बीतती है। आप लोगों को तो पता होता है कि यार इतने सारे लोग हैं, इतना मजमा लगा हुआ, आ रहे खा रहे हैं, जब रात को जो लेने वाले आते हैं ना, फिर देखते हैं कि गले में और जेब में पैसा ही नहीं होता। वाह सर, बहुत अच्छी बात कर दी आपने ये। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा भी आपने कहा ना कि एक क्वालिटी और क्वांटिटी मेयार का एक बरकरार रखना, और रेसिपी को एक रखने से, हम कहते हैं रेसिपी लॉक कर दी, उसको एक रखना बहुत ज़बरदस्त है। अब जैसे एक घर में माशाल्लाह 4 ख़वातीन हैं, कहते हैं भाई फ़लानी जो है ना वो क्या कहते हैं चाय अच्छी बनाती है, और दादी मियाँ की हाथ की तो देखो पुलाव, ओहो हो, लोग दूर से तारीफ़ करते हुए आते हैं कि उनकी पुलाव खानी। इसी तरीके से जो चीज़ आजकल क्या होता है कि बस लोगों ने क्या किया, एक आउटलेट खोल लिया, एक रेस्टोरेंट्स खोल लिया, वहाँ बंदे हायर कर लिया, अब वो उनके मोहताज है, उनको कुछ आता तो है नहीं, उन्होंने खाली इन्वेस्टमेंट कर लिया और बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बंदा अगर कोई आगे पीछे हो गया तो अब वो आप याद रख के बैठे हैं, आज फलाना नहीं है, आज ढिकाना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर रेस्टोरेंट खोलना है तो पहले 6 महीने उसकी नो हाउ करें, उसको सीखें, उसके बाद में। सर हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रेस्टोरेंट खोलना है, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके उनके लिए भी कुछ टिप्स लेंगे आपसे ज़रूर। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आप तमाम लोगों ने कहीं नहीं जाना, गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह विद नुदरत में। आई होप आप तमाम लोग जो है वो शो एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि काम की बातें भी चल रही हैं, कुछ जो है वो हम बहुत लाइटर मूड पे बातें कर रहे हैं, वरना तो अगर बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हम छेड़ने बैठे हैं तो आप लोग बोलेंगे कि ये क्या छेड़ दिया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे यार सही छेड़ा है, क्योंकि वाकई इन चीज़ों की नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है, हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा वेस, एक हमारा आजकल का जो माशरा हुआ उसमें एक चीज़ बड़ी देखी हुई है कि अगर ख़ानदान का कोई बच्चा सीए करने पे मतलब उसने रजामंदी जाहिर कर दी कि हाँ मैं कर रहा हूँ, तो उसको एक अलग ही कैटेगराइज कर देते हैं। अरे वो घर आया ना, अरे उसके लिए बिरयानी बना लेना, सीए कर रहा है, अरे वो उसको वहाँ बिठा देना, वो सीए कर रहा है। तो ये है वाकई है, क्योंकि सीए एक मुश्किल चीज़ है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो आप इस चीज़ पे क्या बात करेंगे? मेरे ख्याल से जब बच्चा सीए स्टार्ट करता है तो जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, इतनी ज़्यादा कि बच्चे के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ट हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ स्टूडेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, इवन जो सीए पढ़ा रहे होते हैं उन सब से, कि एक क्वालिफिकेशन वैसे ही काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो आपको टेस्ट कर रही होती है। वंस यू पास इट तो आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, ठीक है। अब जब क्वालिफिकेशन ही आपको टफ टाइम दे रही है तो हम सब क्यों कंट्रीब्यूट करें, कि टीचर्स भी जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस प्रेशर को बिल्ड करने में, फैमिली भी कर रही है। अक्सर ऐसा होता है, आपको एक मज़े की बात बताऊं कि इंटरमीडिएट या ए लेवल कर लेने के बाद आप जब सीए में एंटर होते हो तो आता है पीआरसी लेवल, सही है, जो पहला लेवल होता है। ठीक है। पीआरसी लेवल सीए का पार्ट ही नहीं है, सही है। जो आईकैप है इदारा, वो कहता है पीआरसी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये एक गेट है जिसको आप एंटर करोगे तो सीए में एंटर हो जाओगे, ठीक है। जब बच्चे पीआरसी कर रहे होते हैं ना, तो उनके फैमिली और उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है, और फिर उसको अकॉर्डिंगली उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, इन सबकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी एक्सीड कर जाती है। तो मैं तो उन सबसे कहता हूँ कि बेचारा अभी सीए नहीं कर रहा है और आप उससे इतनी सारी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो, जब वो कर रहा होगा तो क्या होगा। अच्छा, इसमें होता भी ये है कि जाहिर सी बात है क्वालिफिकेशन है, कुछ लोग चले जाते हैं, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि शायद उनके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है, डिफ़िकल्टी ही नहीं है, इंटरेस्ट भी तो हो सकता है, जैसे आपने इंटरेस्ट की बात की थी। तो अब यहाँ पे ना वो निकलना चाह रहा होता है ना, हाँ। तो उस टाइम पे क्या रियलाइज़ होता है कि वो निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि लोगों ने तो पहले से उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया होता है। अच्छा, कुछ लोग इसको इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आई हैव सीन के अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन किया, उनके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उसमें जो है लिख जाता है, बायो में लिखा हुआ होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट टू बी, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने लिए खुद एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा ली। अभी एट दिस मोमेंट आपने प्लान करना है, आपने कंसिस्टेंट होना है, आपने अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। आई बिलीव एक आपको रोड मैप मिल गया, एक स्केलेटन मिल गया, आपने उस पर चलना शुरू कर दिया, सक्सेस नज़र आना शुरू होगी। जैसे सर मुर्तज़ा कायद की बात करें कि इन्होंने बताया कि चीज़ें पहले प्लान नहीं थी, जब चीज़ें प्लान हुई, सॉर्ट हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरिट सर्टिफिकेट आया, फिर गोल्ड मेडल आया, फिर आपको इन्होंने ये बात नहीं बताई कि ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी हैव। इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो ड्यूरेशन होता है उससे 1 साल कम में पास कर लिया था। वाह भाई वाह, क्या बात है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है 10-10 साल में नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वही वाली बात, एक्सपेक्टेशंस हम अपनी खुद की बढ़ा लेते हैं और हमारे फैमिली मेम्बर्स हम एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं। प्रेशराइज नहीं करो, लेट देम स्टडी, और वो पढ़ लेंगे, उनको एक अपना समझ आ जाएगा तरीक़ेकार, और इंशाल्लाह वो आपको पास करके देंगे, फिर आपको सक्सेस रेट ज़्यादा नज़र आएगा। और जब सबसे डिफरेंट और सबसे डिफ़िकल्ट जो सब्जेक्ट है सीए में वो क्या है? देखें, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, सही है। वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 किस्म के आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है। एक होते हैं थियोरेटिकल, सही है, उसमें पूरी थ्योरी होती है आपके पास। फिर एक होता है आपके पास टेक्निकल, जिसमें नंबर्स होते हैं आपके पास। ओके। और फिर कुछ सेट ऑफ पेपर्स होते हैं जिसमें थ्योरी और नंबर्स दोनों होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ होगी अगर वो थ्योरी साइड पर है, तो वो जो थ्योरेटिकल पेपर्स ना 7-8 पेपर्स, वो आप इजीली पास आउट कर जाओगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नंबर में बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो नंबर वाले पेपर पास आउट कर जाते हैं, सही है। तो मैंने अक्सर बच्चों को देखा है जिनके नंबर्स बहुत बेहतर होते हैं, उनकी थ्योरी वीक होती है, तो वो थ्योरी में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब थ्योरी में पेपर होता है ऑडिट का। ऑडिट का जो पेपर है उसमें आपके पास सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप सारी चीज़ों को लिंक कर सकते हो, रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो। उसके बावजूद भी बच्चा फेल हो रहा होता है, क्यों? क्योंकि उनकी थ्योरी में ग्रिप नहीं होती है। फिर एक और पेपर है बिजनेस लॉ का। बिजनेस लॉ का एक वक्त पे पेपर बहुत डिफिकल्ट कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब क्या है कि वो आसान हो गया। अब मैं अपनी बात करूं कि 2 मुझे नंबर्स समझ आते हैं, लेकिन मुझे नंबर्स पसंद नहीं है, सही है। मैं मेमन हूँ लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पे जो है वो नंबर्स वाले पेपर मुझे पसंद नहीं है, तो मेरा पढ़ने का ही दिल नहीं करता। जब पढ़ने का ही दिल नहीं करेगा तो हाउ यू विल पास इट।
तो यहाँ पे बच्चों को ये पहले देखना पड़ेगा कि आपकी वीकनेस क्या है। आपको अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई हो गई, आप क्या करोगे, उस पर काम करना शुरू कर दोगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा, आई हैव सीन पीपल जिनको लगता है कि उनको थ्योरी आती है जस्ट बिकॉज वो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो लिख नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं होगी, आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि मैं तो इतना अच्छा पेपर करके आया हूँ, मेरा मेरिट आएगा, और वो 10 नंबर पे फेल कर जाते हैं। मतलब अगर 10 मार्क्स आ रहे, इसका मतलब है कि यू न्यू नथिंग। एग्जैक्टली। यहाँ पे उनको पता था, लेकिन वो क्या कर सकते थे, पेपर पे लिख नहीं सकते थे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अर्ली स्टेज पे अगर आप आइडेंटिफाई कर ले अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस, तो आई बिलीव प्लानिंग आसान हो जाएगी। वही बात है जैसे मुर्तज़ा ने बात की कि उनको चीज़ें उनकी प्लान नहीं थी, लेकिन जब प्लान हुई तो फिर इतनी ज़्यादा माशाल्लाह सक्सेसफुल हो गई कि आज वो एक कामयाब इंसान है और लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं। जो चीज़ें उन्होंने फेस की, जो चीज़ें जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया या उन्होंने अपने लिए काम किया, वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स भी उस तरह से करें। मुझे बताइए, पाकिस्तान में CA के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कितनी वास्ट है? बहुत ही बेहतरीन सवाल आपका, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा किस तरह से भी है कि कभी भी किसी भी चीज़ के हवाले से किसी को इंट्रोड्यूस करो, कोई चाहे वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो, एजुकेशन हो, तो पहला सवाल कॉस्ट के हवाले से बाद में आता है, पहला सवाल आता है क्या फ़ायदा। आपका सवाल भी ये है कि CA का क्या फ़ायदा, मतलब पाकिस्तान में हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज़ होगी। देखिए CA जो है ना एक ग्लोबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसकी ग्लोबल रिकॉग्निशन है। तो सवाल को मैं थोड़ा सा इस तरह से कंप्लीट करूंगा कि सिर्फ किसी पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमारा जो करिकुलम है वो इस तरीके से कि हमें इस करिकुलम में 4.5-5 साल के अरसे में कोई 18-19 पेपर्स क्लियर करने होते हैं और एक 3.5 साल की मैंडेटरी ट्रेनिंग अटेंड करनी होती है, जिसे हम आर्टिकलशिप का नाम देते हैं। मैंडेटरी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आप अपना करियर डिसाइड करते हो कि अदर अपने अपना करियर किस डायरेक्शन में ग्रो करना है। आप चाहो तो किसी ऑडिट फर्म में रहते हुए अपना करियर परस्यू कर सकते हो। अब जब आप ऑडिट फर्म में अपना करियर परस्यू करते हो तो फिर आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर और फाइनली पार्टनर की पोजीशन तक पहुंचते हो। ठीक है। जब मैं ऑडिट फर्म्स की बात करता हूं तो पाकिस्तान में मल्टीनेशनल फर्म्स भी काम कर रही है, बिग 4 फर्म्स भी काम कर रही है और बहुत सारी लोकल फर्म्स भी काम कर रही है, जो कि बहुत अच्छा रेवेन्यू, बहुत अच्छे पे स्केल पे काम कर रही है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप फर्म के बाद एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को ज्वाइन करो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी लिस्टेड कंपनी को ज्वाइन करो। वहाँ आप जाते हो तो आपके पास फिर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो, रिस्क डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो और फिर अकॉर्डिंगली एक हायरार्की फॉलो करते हो कि आप डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, उस अकाउंट हेड के, मतलब जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके हेड बन सकते हो, CFO बन सकते हो, फाइनेंशियल कंट्रोलर बन सकते हो। और बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे भी हैं जो कि कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि टॉप पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तीसरा ये हो सकता है कि आप ना ऑडिट फर्म में अपना करियर परस्यू करें, ना आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना करियर परस्यू करें, आप प्रैक्टिस में आ जाएं। प्रैक्टिस में आने का मतलब है कि आप अपना कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट कर लें। अब कंसल्टेंसी में भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप टैक्सेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप बुक कीपिंग, BPO आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट और 10 तरह की इस तरह की चीज़ें हैं। ये तो मैं बात कर रहा हूँ विद इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से बाहर हमारे पास दुनिया भर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ मिडिल ईस्ट, दुबई, सऊदीया में नहीं बल्कि यूरोप में, UK में, लंदन में, कनाडा में, इवन US में, दुनिया भर में काम कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, चूँकि मैं इस प्रोफेशन के साथ तकरीबन पिछले समझ लें कि 9-10 सालों के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो बहुत सी ट्रेनिंग्स हैं जो मैंने पाकिस्तान के बाहर जाके प्रोवाइड की। और चूँकि मेरा एक स्टूडेंट बेस है तो वो विद इन पाकिस्तान भी, आउटसाइड पाकिस्तान भी है। तो हमेशा जब भी किसी बाहर वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरी बात होती है ना, तो हमेशा उनसे ये सवाल करता हूँ कि जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपने पाकिस्तान से CA किया, यानी कि UR CA पाकिस्तान फ्रॉम दी ICAP, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होंगे, ऑस्ट्रेलियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होंगे, UK की भी होंगे। तो आप अपने आप को कहाँ रैंक करते हो? और यकीन करें, मैंने ये सवाल अपने पिछले 8-10 साल के इस करियर के अंदर शायद 50 लोगों से पूछा होगा, किसी एक ने भी मुझे ये नहीं कहा कि सर हम पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी पॉइंट पे अपने आप को टेक्निकली कम फील करते हैं, यानी कि हम टेक्निकली उनके बराबर नहीं हैं। हम टेक्निकली उनके बराबर और बहुत सारे केसेस में उनसे ऊपर ही होते हैं। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना कि ये इस प्रोफेशन की एक लोकल एज वेल एज ग्लोबल रिकॉग्निशन है। इवन पाकिस्तान के बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ की बॉडीज़ के साथ MOU साइन हुए हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप पाकिस्तान में CA करते हो और आपने अल्टीमेटली कनाडा माइग्रेट होना है तो फिर आप कैनेडियन CPA कर सकते हो। आपको सारे पेपर्स नहीं देने, आप कुछ एग्जाम्पशंस क्लेम करते हो और कुछ पेपर्स देते हो। इसी तरीके से अगर आप ACCA के रूट पे आते हो, ICAW के रूट पे आते हो जो कि UK की चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन है, तो ये ग्लोबल कंट्रीज़ के साथ MOU साइन होना एक ग्लोबल रिकॉग्निशन को जाहिर करता है। तो इसका मतलब है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर। और मैंने क्वालिफाई किया था मेरे ख्याल है कि 2015-2016 में। मेरे बैच में मेरे साथ लेट्स से कि 200 लोगों ने क्वालिफाई किया होगा। उन 200 में से
मिनिमम भी 180 चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान से बाहर होंगे, शायद 10, 12, 15 लोग होंगे जो पाकिस्तान में होंगे। अच्छा, 2015 में क्वालिफाई करने के बाद अभी 2024 तक मैंने कोई एक अंदाज़न बता रहा हूँ 10-12 हज़ार स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा। इन 10-12 हज़ार स्टूडेंट्स में भी 90-95% जो CAs हैं या इवन पार्ट क्वालिफाइड CAs हैं, उन्होंने अपना अल्टीमेट करियर पाकिस्तान से बाहर ही परस्यू किया। और ऐसा नहीं कि उनके पास पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ थी, पाकिस्तान में भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन अपनी सेटलमेंट को देखते हुए या अपने फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को देखते हुए उनको बाहर ज़्यादा लुक्रेटिव ऑप्शंस मिले, उन्होंने बाहर माइग्रेट। यानी कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, अगर आप CA ज्वाइन करते हैं तो वो गलत है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको बस अपना काम जो भी मतलब CA आप करना चाह रहे हैं और उसमें जितनी भी आपको मतलब जितनी भी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है वो आपने दिल लगा के करनी है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए भरपूर हैं। सर ये बताइए कि जैसे अभी इन्होंने बात की कि काफ़ी टाइम से ये सिलसिला चल रहा है, तो 1889 से जो सिलसिला चल रहा है 2024 है, क्या तब्दीलियाँ आई हैं हनीफिया फूड्स में और मतलब काम के तरीक़ों में, सिलसिले में क्या तब्दीलियाँ आई? देखिए, जैसे कि वक्त के साथ साथ जो है ना वो इंसान तरक्की करता रहता है। जैसे हम बड़े उस वक्त बड़े होते हैं जब हमने कराची यूनिवर्सिटी से BA किया है, आज हम समझते हैं हमने कुछ भी नहीं किया। जो माशाल्लाह आप लोगों के पास अल्लाह ताला ने जो चीज़ दी है वो प्राउड ऑफ पाकिस्तान है आप लोग माशाल्लाह। और एक चीज़ अजीब है कि वो अब जैसे आपने कहा कि आधे से ज़्यादा मुल्क से बाहर चले गए, तो हमारे यहाँ हमारे टैलेंट के सबसे बड़ी बात है जो ये बच्चे जो इतना अपनी तालीम हासिल करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उनको आगे से उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको जॉब्स नहीं मिलती सही तरीके से। अब हमारे पड़ोसी मुल्कों में देख लीजिए कि वहाँ की एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है हमारे स्टैंडर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरीके से हमने भी अपने आप को जो रेसिपीज़ है उनको स्टैंडर्ड्स में किया है। और फिर लोकेशन एक बड़ी आम होती है, इसमें थोड़ा सा आजकल तो लोग खाना खाने नहीं जाते, सिर्फ पिक्चर्स बनाने जाते हैं, एम्बियंस को देखते हैं और इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन एक दौर था कि हम सिर्फ इसी चीज़ के पर रहते हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारी बाकी जो आउटलेट्स हैं वो काफ़ी मॉडर्नाइज हो रही हैं और रेसिपी हमने वही रखी है, लेकिन उसके साथ साथ आगे अब जैसे नई चीज़ है, नए बच्चे न्यू जनरेशन है, वो जो नई चीज़ें सोच रहे थे उससे नए आइटम जो है क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये इनोवेशंस होती रहनी चाहिए आगे आगे। अब ज़िंदगी का पहिया जो है वो चलता रहना चाहिए। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ मैं नई सुबह विद नुदरत में। और आज बहुत मज़े की बातें चल रही हैं। अब मैंने कहा बहुत सारे सवालात मैंने कर लिए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो वाकई रह भी गई होंगी वो हम कर लेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितनी बातें हमने की हैं ना उनमें से आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई एक बात भी अगर क्लिक कर गई या किसी एक बात ने भी आपको फ़ायदा पहुँचा दिया तो हमारा आज का जो शो करने का मकसद है ना वो वसूल हो गया। अब हमारे प्रोग्राम में टाइम हुआ है येस और नो का, हाँ के ना। वो हम जो है वो एक क्विक गेम है जो करने वाले हैं अपने गेस्ट के साथ। वो हम चाहते हैं कि थोड़ी सीरियस बातें चल रही होती हैं, लेकिन हमने एक छोटा सा सेगमेंट ऐड किया है। रूल ये है कि आपसे मैं जो भी सवाल पूछूँ आपने सिर्फ या तो येस बोलना है या नो बोलना है, इसके अलावा आप कोई जवाब नहीं दे सकते, ठीक है? सो तैयार हैं आप सब लोग? सर पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। हनीफिया फूड्स पाकिस्तान का फेवरेट फूड है? यस। दादा अगर ज़हीन हो तो पोते ऐश करते हैं? बिल्कुल। ओके। हनीफिया फूड पाकिस्तान भर में नेटवर्किंग कर रहा है? इस वक्त ब्रांचेस तो कराची में है, लेकिन हर जगह से लोग आते हैं, खाते हैं। यस और नो? यस। ओके। आप लोगों का गरीबों के लिए सस्ता बर्गर लाने का इरादा है? गरीब सस्ता बर्गर खाते ही नहीं। सर यस और नो? नो। नो, ऐसा कोई इरादा नहीं। ओके। आपको बर्गर पसंद नहीं है? है। बस यस। ओके। आप फास्ट फूड नहीं खाते? यस। आपको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है? नहीं पसंद है। यस। तो आप बोले नो? पसंद है ना। आपको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हमने आपसे ये पूछा कि आपको नहीं पसंद, तो आप बोले नो मुझे पसंद है। पसंद है। ओके। 75 पैसे से शुरू होने वाला बर्गर 75 रुपये में आज भी मिल सकता है?
यस यस। ओके। हंटर बर्गर के बाद आपका अगला आइटम है तीर कमान पिज्ज़ा। यस। अच्छा ओके सर, हम आ रहे हैं खाने के लिए फिर तीर कमान पिज्ज़ा। ओके तो सर के लिए क्लैप करें भाई, क्योंकि सर ने सारे जवाब दे दिए हैं। और अब बारी है उवैस की। वैसे चलें, सीए आपकी दूसरी मोहब्बत है? यस। ओके, पहली हम बाद में पूछ लेंगे आपसे। ओके, सीए करने वाले लोग बहुत संजीदा मिजाज होते हैं? नो। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हैं? नो। आप खुद को पाकिस्तान का वजीर ख़जाना समझते हैं? नो। आप कुकिंग करते हैं? यस। आपको आउटिंग पसंद है? नो। नहीं। आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं? नो। नहीं है खुश? नो। खुश हो ना? हाँ। अच्छा, आप एजुकेशन के शोबे में बाय चांस आए? नो। मीडिया आपकी पहली मोहब्बत है? नो। मैंने बोला हम पहली मोहब्बत की बात बाद में करेंगे। पाकिस्तान में हर स्टूडेंट सीए करना चाहता है? यस। बस ख़त्म हो गए। क्लैप होनी चाहिए भाई। अवैस ने भी सारे जवाब दे दिए हैं और वो हम थोड़ा सा ट्रिकी करके भी खेल रहे थे। अब बढ़ते हैं मुर्तज़ा की जानिब। सीए करने के लिए पैसों की कोई ज़रूरत नहीं होती? यस। सिर्फ मेहनत से सीए किया जा सकता है? यस। पाकिस्तान में सीए करने का मतलब मुल्क से बाहर जॉब हासिल करना है? यस। आप गरीब स्टूडेंट से फ़ीस नहीं लेते? यस। प्राइवेट कॉलेजेस और एकेडमिक स्टूडेंट्स को मतलब लूटा नहीं जा रहा? नो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान का वजीर ख़जाना नहीं बन सकता? नो। पाकिस्तान में सीए स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है? यस। आप सोशल मीडिया एडिक्ट हैं? वेरी मच यस। वेरी मच यस। कुछ रह गया? एक रह गया और। पाकिस्तान में टॉप एंड वर्ल्ड क्लास सीए इंस्टीट्यूट्स हैं? यस। ओके फाइनली। और शहीर के साथ हम इसलिए हाँ ना नहीं पूछ रहे क्योंकि शहीर को हम चाह रहे हैं कि शहीर बस हमें सिर्फ ना अच्छे अच्छे गाने सुनाए, ताकि ना थोड़े सब सुबह सुबह हम उठते हैं ना तो वो एज अ सिंगर मैं इस बात को एग्री कर सकती हूँ कि हमारा थोड़ा सा गले को टाइम लगता है, ये रियाज करने का टाइम है हमारा। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इससे कुछ पूछूं? जी प्लीज़ सर प्लीज। ये आपके दिल में दर्द, गले में दर्द कब से पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ? वो तो यस नो तो नहीं बोल सकता सर। भाई गाने के लिए ना बहुत आपके अंदर पैशन होना चाहिए। शहीर कब से आप काम कर रहे हो फील्ड में, ये बताओ पहले मुझे। तकरीबन 7 to 8 years हो गए। 7 to 8 years हो जी, गए। जी। और कैसे शौक हुआ गाने का? सिंगिंग मतलब मैं छोटा था तो आतिफ असलम से इंस्पायर था मैं। वो भाई एक लेजेंडरी तो आर्टिस्ट है, वो जी। बहुत डाउन टू अर्थ है। जैसे मैं अभी इंट्रो में बात करी थी ना कि हम अक्सर लोगों के लिए सुनते हैं यार वो फलां आर्टिस्ट बहुत डाउन टू अर्थ है, वो इंसान बहुत डाउन टू अर्थ है। तो डाउन टू अर्थ का मतलब यही है कि आपका अखलाक अच्छा है, आप हर किसी से मुस्कुरा के मिलते हैं। कभी कभी ये चीज़ आपको नुकसान भी दे देती है, लेकिन ये है कि बस आप अपना रास्ता सीधा रखें, अपना पाथ सीधा रखें और ज़िंदगी की राहें जो हैं वो आप तेज़ी से तय करते हुए चले जाएंगे। सर कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? जी बिल्कुल। और सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं, फिर सबसे पहले पाकिस्तान है। और आजकल जो हालात जो चल रहे हैं उसके अंदर हम जो है ना वो गवर्नमेंट्स को और दूसरे लोगों पे यूं उंगली उठाते हैं। हम खुद भी तो देखेंगे हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया, हमने अपने शहर के लिए क्या किया। हम गार्बेज कहाँ फेंक रहे हैं, हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता। हमें अपने ये मुल्क हमारा है, कलमे की बुनियाद पे ये मुल्क बना है, इस शहर को बनाना है, इसको संभालना है। इसमें हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। सारी जिम्मेदारियाँ हम दूसरों पे डाल देते हैं कि जी हम तो सिर्फ जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारी भी जो जिम्मेदारी है हम अपनी जिम्मेदारी करें, फिर देखें अगर कोई काम नहीं होता क्यों नहीं होता। मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाता हूँ, आप सिर्फ कराची एयरपोर्ट पे आएंगे आपको पता चल जाएगा कि आप पाकिस्तान में आए। यही बंदा जब दुबई की लाइन में लगा हुआ होता है ना या किसी और जगह लाइन में लगा तो पता चल जाएगा कि किसी दूसरे मुल्क में आया हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एटीट्यूड और जो स्टैंडर्ड हम बाहर रखते हैं अपने लिए, वही हमारे अपने मुल्क के लिए भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और हमेशा आजकल जो है वो बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं, हमारे बड़ा माइंडसेट हुआ हुआ है कि भाई पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, बस निकल जाएं किसी तरह से यहाँ से। ऐसे नहीं है। अगर आपके पास अच्छी गाइडेंस है, अगर आप अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छा फ्यूचर आपका है, आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर जाइए। लेकिन ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि पाकिस्तान में रहकर जो चीज़ें आपको लगता है पाकिस्तान में सही नहीं हो रही हैं, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, उनको आप खुद भी सही कर सकते हैं अगर आप स्टेप फॉरवर्ड लेंगे। सर ने बात की गार्बेज वाली बात, अगर हम खुद कचरा फेंकेंगे तो हमारे घर के जो छोटे और बच्चे हैं वो देख रहे हैं, वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी एक सेम काम करेंगे। तो हम तो जनरेशन्स को सिखा रहे हैं ये काम। अगर हम खुद नहीं करेंगे तो आगे आने वाला बच्चा भी नहीं करेगा। सर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना बच्चे जो है ना वो हमारी कॉपी हैं। जैसा हम करते हैं वो बच्चे हमें देखते हैं।
ये ना समझिए कि बच्चे नहीं देख रहे, बच्चे हमसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हमसे ज़्यादा सोच समझ सकते हैं हमसे। बाज़ वक़्त ये जो मोबाइल है, ये मैंने बहुत अरसे के बाद सीखा। छोटे बच्चे हमसे ज़्यादा लैपटॉप पे बैठ जाते हैं और सीख जाते हैं और कर जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह उनके अंदर एक सोचने समझने की सलाहियत ज़्यादा होती ऐसा है। ही है। तो लिहाजा अपने बच्चों को दीन की तालीम भी दीजिए, दुनियावी तालीम भी दीजिए, दोनों तालीमात दीजिए। ओवैस, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? मेरा तो सिंपल सा मैसेज है कि आप कोशिश ये क्या करें कि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या कोई गाइडेंस दे रहे हैं तो कोशिश ये क्या करें कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, मैनिपुलेट ना किया करें, क्योंकि ये ना हमारे मुल्क का पार्ट है ना हमारे दीन का पार्ट है। यहाँ पे अगर आप किसी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देंगे तो उससे उसका फ़ायदा हो जाएगा। अक्सर क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए हम किसी को गलत गाइडेंस दे देते हैं, आपको पता नहीं चलता, आप तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो उस बंदे को नुकसान होता है, उसके घर को नुकसान होता है, शायद आप इस चीज़ को तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि मैनिपुलेशन अपनी पर्सनैलिटी से ख़त्म कर दें, एक्सप्लॉयटेशन अपनी पर्सनैलिटी से ख़त्म कर दें, तो आई बिलीव पूरा माशरा बेहतर हो जाएगा। ग्रेट 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 मैसेज। मुर्तज़ा प्लीज़ आप भी। जैसा कि हमारे साथ जो गेस्ट हैं उन्होंने ओवरऑल हमारी अपने मुल्क की तरफ क्या ज़िम्मेदारी है और ओवरऑल हमारी माशरे की तरफ क्या ज़िम्मेदारी है उसके हवाले से बात की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एज एन एजुकेशनिस्ट, चूँकि यहाँ पे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के हवाले से डिस्कशन करने आया हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को कि चूँकि हमारे पास एक बड़ा लिमिटेड टाइम होता है तो हम सीए के हर पहलू को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो मेरी जो मैसेज है वो उन सारे इंटरमीडिएट कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की तरफ है जिन्होंने अभी रिसेंटली जून जुलाई में उन्होंने अपने बच्चों का इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम कंप्लीट किया होगा और आने वाले वक्तों में अपना जो भी उनका प्रोफेशनल करियर है उसके हवाले से वो डिसीजन लेंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में किसी को भी गाइड नहीं करता कि आपने सीए में आना है। हाँ, सी के बारे में जान ज़रूर ले कि आखिर इसमें है क्या, इसके क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, क्या हो सकता है कि हमारा अपना एज अ स्टूडेंट या हमारे बच्चों का एज अ पेरेंट इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। तो किसी भी आप सी के इंस्टीट्यूट से, इवन सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च वगैरह करेंगे तो आपको सीए के हवाले से कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। एंड देन फिर अकॉर्डिंगली आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए डिसाइड करना है कि आदर ये प्रोफेशन, आदर ये फील्ड उसके लिए है, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट हो अकॉर्डिंगली उसमें परस्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को इस काबिल बना लिया, तो डेफिनेटली एक पढ़ा लिखा माशरा मैं समझता हूँ कि फिर वो कोई भी, किसी भी माशरा हो या कोई भी मुल्क हो, वो अकॉर्डिंगली वो मुल्क जो है वो तालीम से फ्लरिश ही कर रहा होता है। बिल्कुल, अगर आपने अपने आप को संवार लिया तो आपका माशरा और आपका मुल्क ज़रूर जो है वो तालीम और तरबियत की तरफ बढ़ेगा। और हमें ख़ुद अब पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार और बेहतर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, अगर हमें लगता है कि हम उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, अपनी मेंटालिटी को यूज़ करते हुए, अपने जो सोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो और आप कह सकें कि येस वी आर ट्रूली ब्लेस्ड पाकिस्तानी और हमने ये काम किया है पाकिस्तान के लिए। आप सबका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने हमें अपना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग डेली हमसे मुलाकात करते हैं। सुबह 10 से 12 लाइव होते हैं हम साथ। आप लोगों से कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले हम शहीर से गाना ज़रूर सुनेंगे। मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त और फिर हम शहीर की तरफ बढ़ेंगे। खूबसूरत से गाने के साथ अपने शो को वाइंड अप करेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपनी ज़िंदगी भी आसान बनाएं, हसद जेलसी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अगर आपको लगता है कि आप किसी से अच्छा काम कर सकते हैं तो काम करके दिखाएं, ना कि आप उससे हसद रखें और जेलसी रखें। आपसे होगी कल सेम टाइम से मुलाकात, मॉर्निंग 10 to 12। मेरी पूरी टीम को और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे प्यार आता, इकरार आता, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार आता, इकरार आता, मुझे प्यार आता, इकरार आता।
हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। वेरी वेल डन।